आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी हुकूमत का रेल नेटवर्क की तोसी पर जोर। काबीना ने 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ को होगा फायदा। 894 किलोमीटर पर मबनी नया रेल नेटवर्क 18 अजला पर होगा मुहित। 139 किलोग्राम कार्बन के अखराज में आएगी कमी। मोदी हुकूमत ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए की दिफाई पैदावार और 50,000 करोड़ रुपए की दिफाई बरामदात का हदफ किया मुकर्रर। दिफाई मैन्युफैक्चरिंग पर मुनक़िद एक कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, मुल्क के खुद इन्हिसारी अब पॉलिसियों से आगे बढ़कर पहुंच रही है अपने नस्बुल ऐन तक। ज़र मुबादला के लेन देन में अब आएगी तेजी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मुंबई में फॉरेन एक्सचेंज सेटलमेंट प्लेटफॉर्म का किया इफ्तिताह। मुल्क में आलमी कॉरपोरेट मराकज की कारकर्दगी को बढ़ाने पर दिया जोर। कहा, डिजिटल इंडिया की हर जगह गांव और शहरों तक हो रही है रसाई। मोदी हुकूमत ने 2024 में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासिरा आसाम और गुजरात के लिए 707.97 करोड़ रुपए की इजाफी मरकजी इमदाद को दी मंजूरी। इसके साथ ही हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत 903.67 करोड़ रुपए देने पर भी किया इत्तेफाक। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आईनी ओहदे पर रहते हुए खदमत करने के अपने अहद के 24 बरस किए मुकम्मल। वज़ीर आज़म मोदी को दी मुबारकबाद। कहा, मुल्क पहले और विकसित भारत के मकसद के साथ पीएम मोदी ने करोड़ों लोगों की जिंदगियां की तब्दील। जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरे और मार्टिनेस को फिजिक्स की तहकीक के एतराफ़ में मिला 2025 का नोबेल इनाम। तीनों साइंसदानों को ये अवार्ड उनकी मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और इलेक्ट्रिक सर्किट्स में तवानाई की मकदार की दरियाफ्त के लिए मिला। और आइए नाज़रीन, अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने रेलवे की वजारत के लिए 4 अहम मंसूबों को मंजूरी दी है। इन मंसूबों की कुल लागत 24,634 करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 अजला का अहाता करते हुए 894 किलोमीटर तवील रेल नेटवर्क को वसअत देंगे। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 314 किलोमीटर तवील तीसरी और चौथी लाइनें भूसावल और वर्धा के दरमियान होंगी। भूसावल वर्धा में 3rd and 4th लाइन, अभी 2 लाइन सेक्शन है ये, यहाँ पे 3rd and 4th लाइन का आज अप्रूवल हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है ये। हावड़ा मुंबई समझो आप, प्रैक्टिकली भारत के 6 स्टेट्स को कनेक्ट करने वाला ये कॉरिडोर है। 314 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। 9,197 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें, और बहुत हाई डिमांड रहती है यहाँ पे पैसेंजर और कार्गो ट्रेन्स की। कॉम्प्लेक्स है, 4 बड़े ब्रिज बनेंगे, 72 मेजर ब्रिज बनेंगे इसमें, 537 माइनर ब्रिजेस बनेंगे, फ्लाईओवर्स करीब बनेंगे 10 और अंडरपासेस बनेंगे 62। एक रेल फ्लाईओवर बनेगा। रेल फ्लाईओवर यानी एक रेलवे ट्रैक के ऊपर से दूसरा रेलवे ट्रैक फ्लाई करता हुआ जाए, वैसा एक रेल फ्लाईओवर बनेगा। इस प्रोजेक्ट से करीब 45 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर बचेगी, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 1.8 करोड़ ट्रीज, और 9 करोड़ डीजल सेव होगा हर साल, और देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 1014 करोड़ एवरी ईयर इस प्रोजेक्ट से सेव होगी। मरकजी वजीर ने बताया कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के गोंदिया और डोंगरगढ़ के दरमियान 84 किलोमीटर चौथी लाइन को मंजूरी दी गई है। लाइन की बढ़ती हुई गुंजाइश से नकलो हरकत में नुमाया इजाफा होगा। इस तरह भारतीय रेलवे की ऑपरेशनल कारकर्दगी और सर्विस में बेहतरी आएगी। दूसरा प्रोजेक्ट है गोंदिया डोंगरगढ़ 4th लाइन। यहाँ ऑलरेडी 3 लाइन्स बन चुकी है इस सेक्शन में, और ये भी जैसा आपको शुरू में दिखाया था, हावड़ा से
मुंबई का सेक्शन है। यहाँ पे अभी 4th लाइन बनेगी, 3 लाइन्स ऑलरेडी बन चुकी हैं। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य वाला एरिया है ये। 84 किलोमीटर्स का है। 2223 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में आएगा। यहाँ पर भी बहुत सारे बड़े ब्रिजेस बनेंगे, बड़े और छोटे ब्रिजेस बनेंगे। एक टनल भी आती है इस एरिया में। फ्लाईओवर्स 3 बनेंगे, अंडरपासेस 22 बनेंगे और टोटल 84 किलोमीटर्स। इस प्रोजेक्ट से 23 करोड़ किलोग्राम सेव होगी कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर, विच इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग 1 करोड़ ट्रीज प्लांट करने के बराबर का ये। 4.6 करोड़ लीटर डीजल हर साल का बचेगा देश का, और 514 करोड़ रुपए हर साल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में देश की बचत होगी। काबीना ने गुजरात और मध्य प्रदेश के दरमियान 259 किलोमीटर वडोदरा रतलाम लाइन को भी मंजूरी दी है। इन मंसूबों से रेलवे की ऑपरेशनल कारकर्दगी, सर्विस की काबिल एतमादी और मुकामी रोजगार के मौक़ों में नुमायां इजाफा होगा। तीसरा है बड़ोदरा से रतलाम 3rd and 4th लाइन। 259 किलोमीटर्स है ये, काफ़ी लंबा सेक्शन है। 8,885 करोड़ रुपीस इसका कॉस्ट आएगा, और गुजरात और मध्य प्रदेश से गुजरता है ये पूरा सेक्शन। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत सारे कर्व्स को भी स्ट्रेटन किया जाएगा। तो यहाँ पे 5 तो वायडक्ट बनेंगे जिससे कि कॉरिडोर स्ट्रेट लाइन में आए। 57 मेजर ब्रिजेस बनेंगे, 216 माइनर ब्रिजेस बनेंगे और 2 रेल ओवर रेल फ्लाईओवर, जहाँ पे रेलवे की क्रॉसिंग है वहाँ पर रेल फ्लाईओवर, ताकि ग्रेड पे क्रॉसिंग न करनी पड़े। इसमें भी बहुत बड़ा एनवायरमेंटल बेनिफिट है। 38 करोड़ किलोग्राम एवरी ईयर कार्बन डाइऑक्साइड सेव होती है, विच इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग 1.5 करोड़ ट्रीज, एंड अबाउट 7.5 करोड़ लीटर्स डीजल विल बी सेव्ड एवरी ईयर। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट फॉर द कंट्री विल बी अबाउट 856 करोड़। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि तीसरी और चौथी लाइन मध्य प्रदेश में 237 किलोमीटर तवील अटारसी, भोपाल और मीना रूट पर तामीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को फ़रोग़ देगा। साथ ही इससे 28 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी और 139 किलोग्राम कार्बन के अखराज में कमी आएगी, जो तकरीबन 60 करोड़ दरख्त लगाने के बराबर है। 4th प्रोजेक्ट है इटारसी से भोपाल से होते हुए बीना। यहाँ ऑलरेडी 3 लाइन्स हैं, इसमें 4th लाइन लगानी है। तो 4th लाइन का ये प्रोजेक्ट है। ये भी काफ़ी लंबा सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये है दिल्ली से चेन्नई वाला सेक्शन। 4 इंपॉर्टेंट ब्रिजेज़ हैं इसमें, 39 मेजर ब्रिजेज़ हैं, 151 माइनर ब्रिजेज़ हैं, 9 टनल्स हैं। इसमें काफ़ी पहाड़ी एरिया आता है बीच में, तो 9 टनल्स हैं और 43 ओवर ब्रिजेज़, 39 अंडरपासेस। बड़ा प्रोजेक्ट है, 237 किलोमीटर्स रूट लेंथ है। इस प्रोजेक्ट से भी टूरिज़्म कनेक्टिविटी बहुत सारी है। उदयगिरी केव्स है, सतपुरा टाइगर रिजर्व है, पंचमढ़ी है, ये सारी जगह कनेक्ट होती है और 15 मिलियन टन कार्गो साल का ऐड होगा और 32 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बचती है इस प्रोजेक्ट से। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में मुनक़्क़दा डिफेंस इनोवेशन डायलॉग में शिरकत की। ऑपरेशन सिंदूर का तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा कि आज की जंग मुकम्मल तौर पर टेक्नोलॉजी पर मुनहसर है, लिहाजा हमें न सिर्फ मौजूदा जदीद टेक्नोलॉजीज़ पर उबूर हासिल करना चाहिए बल्कि मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ पर भी गौर करना चाहिए जिनका दुनिया ने अभी तक तस्वुर भी नहीं किया है। युद्ध पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गया है, सभी जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका डेमो हम सब ने देखा है और इसमें हमने देखा है कि ड्रोन, एंटी ड्रोन वारफेयर एवं एयर डिफेंस सिस्टम जैसे नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर का महत्व आजकल बहुत बढ़ गया है और ऐसे में आपकी चुनौतियां और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वाभाविक रूप से दोनों ये बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हमें न सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी इन डिफेंस आदि में महारत हासिल करनी है, बल्कि हमें ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में भी सोचना होगा जिसके बारे में दुनिया में अभी सोचा भी न गया हो।
तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हम 2047 तक विकसित भारत बनने के हदफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विकसित राष्ट्र के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हमें 3 बड़ी बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहला, यह कि क्रिटिकल डिफेंस कैपेबिलिटीज में हमें हाई डिग्री ऑफ सेल्फ रिलायंस अचीव करनी होगी। दूसरा, हमें रक्षा के क्षेत्र में प्रोमिनेंट ग्लोबल एक्सपोर्टर बनना ही होगा। थर्ड, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स में भारत को आगे ले जाने के लिए, भारत को एक लीडर बनाने के लिए हमें कुछ नए नीश टेक्नोलॉजीज में भी एडवांसमेंट हासिल करनी ही होगी। वजीर दिफा ने इस बात पर जोर दिया कि 2021-22 में घरेलू जराए से हमारे सरमाए का हुसूल तकरीबन 74,000 करोड़ रुपए था, लेकिन 2024-25 के आखिर तक घरेलू जराए से सरमाया का हुसूल तकरीबन 1.2 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा। ये तब्दीली सिर्फ नंबरों की नहीं बल्कि सोच की भी है। 21-22 डोमेस्टिक सोर्सेज से हमारा जो कैपिटल एक्विजिशन होता था उस समय वो 74,000 करोड़ के आसपास का था, लेकिन 2024-25 के अंत तक डोमेस्टिक सोर्सेज से किया जाने वाला कैपिटल एक्विजिशन बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क की दिफाई सलाहियतों में खुद इन्हिसारी पर जोर दिया और 1.5 लाख करोड़ रुपए की दिफाई पैदावार और 24,000 करोड़ रुपए की दिफाई बरामदात हासिल करने की कोशिशों की तारीफ की। हमने 60 टर्म में एक टारगेट तय किया और आप लोगों ने उसके लिए जी तोड़ मेहनत की और फाइनली हमने उस टारगेट को अचीव किया। अगर हम मोर देन 1.5 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन और 24,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली डिफेंस एक्सपोर्ट कर पाए हैं तो इसमें आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का ये रुख कर लेते हैं और आपको यहाँ बताते चलें कि मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 GFF से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय हुकूमत पॉलिसी सपोर्ट और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विजन के जरिए फिनटेक सेक्टर की तरक्की और इख्तरा को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा कर रही है। आधार, UPI, अकाउंट एग्जीक्यूटर और फ्रेमवर्क और साथ में डिजी लॉकर सभी ने यह दिखाया है कि शहरियों की बेहतरी के लिए अवामी मालियात का इंतजाम व इंसराम कैसे किया जाए। The Government of India's policy has actually to play its role in nurturing the growth and innovation of fintech sector through a balanced approach, balanced mix of policy support, digital public infrastructure, and forward-looking regulation has actually shown the results. India has actually stepped decisively into the global AI arena with the launch of the $1.3 billion India AI mission. It is a comprehensive strategy spanning the entire AI value chain. मरकजी वजीर ख़जाना ने GFF में कहा कि भारत में फिनटेक कोई मुनफरिद शहरी खसूसियत नहीं है, यह कौमी सतह पर माशी बाइख्तियार बनाने की बुनियाद है। UPI और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए कारफरमा भारत का फिनटेक सफ़र एक इनकलाबी तब्दीली से गुजर रहा है और अदायगी के तरीक़ाकार को बदल रहा है। भारत के 560 मिलियन जन धन खातों ने लोगों को बाज़ाब्ता बैंकिंग निज़ाम से जोड़ दिया है, जो यूरोपीय यूनियन की आबादी के बराबर है। Fintech in India is not a niche urban convenience. It is a nationwide enabler of economic empowerment. Fintech in India has again not merely digitized payments. It has democratized finance. It has transformed financial access into a public good, empowering millions to save, invest, borrow and ensure themselves with dignity and transparency.
और मरकजी वजीर दाखिला आमिर शाह की ज़ेर सदारत एक आला सतही कमेटी ने 2024 में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा आसाम और गुजरात के लिए 707.97 करोड़ रुपए की इजाफी मरकजी इमदाद को मंजूरी दी। ये मरकजी इमदाद नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से फराहम की गई है। 707.97 करोड़ में से 313.69 करोड़ आसाम के लिए और 394.28 करोड़ गुजरात के लिए मंजूर किए गए हैं। आला सतही कमेटी ने हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत फायर सर्विसेज की तौसी और जदीद कारी के लिए 903.67 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी। हरियाणा के लिए 117.19 करोड़, मध्य प्रदेश के लिए 397.54 करोड़ और राजस्थान के लिए 388.94 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत कुदरती आफत और आफात के दौरान रियासती हुकूमतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और तमाम ज़रूरी मदद फराहम कर रही है। माली साल 2025-26 के दौरान मरकज़ी हुकूमत ने SDRF के तहत 27 रियासतों को 13,603.20 करोड़ रुपए और NDRF के तहत 12 रियासतों को 2024.04 करोड़ रुपए जारी किए हैं। स्टेट डिजास्टर फंड से 21 रियासतों को 4,571.30 करोड़ रुपए और नेशनल डिजास्टर फंड से 9 रियासतों को 372.09 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आईनी ओहदे पर फाइज रहते हुए कौम की खिदमत करने के अपने अहद के 24 साल मुकम्मल कर लिए हैं। उन्होंने 2001 में आज ही के दिन गुजरात के वज़ीर आला के तौहरे पर हलफ उठाया था। इसके बाद से उन्होंने मुतादिद संगे मील अबूर किए हैं और न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया के मकबूल तरीन रहनुमाओं में शामिल हो गए हैं। मोदी किसी अलग मिट्टी का है, ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया और इसलिए जो भी हो गया अच्छा हो गया, चलो अब आराम करो, नहीं, मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े। खिदमत का 24 साला सफर जो आज भी अपने 100% अहदाफ के हुसूल के अज़्म के साथ जारी है। 2001 में आज ही के दिन गुजरात के वज़ीर आला की हैसियत से शुरू होने वाला ये सफर 2002, 2007 और 2012 तक जारी रहा। उस वक्त बेशुमार उतार चढ़ाव, इल्जामात और जाती तनकीद के मरकज में रहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक बड़े लीडर के तौर पर उभरे। उनकी क़यादत में गुजरात ने भुज ज़लज़ले जैसी आफात का मजबूती के साथ सामना किया, तो वहीं वाइब्रेंट गुजरात ने इसे तरक्की की राह पर गामजन कर दिया, जो न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया। और इसका असर 2014 के आम इंतखाबात में महसूस हुआ और 26 मई को वो दिन भी आया कि जब 125 करोड़ मुल्क की आवाम ने अपनी ख्वाहिशात का बोझ नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कंधों पर डाल दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हमवतनों को अपना खानदान समझते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान समाज के पसमानदा लोगों की बेहतरी पर मरकूज किया। जन धन योजना जैसी स्कीमों के जरिए लाखों पसमानदा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और सबसे बड़ी टैक्स इस्लाहात GST को लागू करके मिशन मोड पर एक तरक्की याफ्ता कौम बनने के मुल्क के अज़्म को मजबूत किया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वज़ीर आज़म जिन्होंने ख़वातीन, नौजवानों, किसानों और गरीबों को तरक्की याफ्ता भारत की बुनियाद करार दिया, उन्हें 2019 में भी जबरदस्त हिमायत हासिल हुई और 30 मई को अवाम ने उन्हें अगले दौर की नई कहानी लिखने का मौका दिया। और इसके बाद आर्टिकल 370 के खात्मे, कौमी तालीमी पॉलिसी, हाउसिंग, सड़कों का नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेमिसाल तब्दीलियां,
कोविड जैसे चैलेंजों से निपटना और भारत की मजबूत आलमी शिनाख्त को उजागर किया गया। अवाम के तई उनकी लगन और उनके साथ उनका बराह रास्त ताल्लुक उन्हें न सिर्फ मुल्क बल्कि आलमी सतह पर एक मकबूल रहनुमा बनाता है। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। खिदमत, अज़्म और लगन का जो सफर 2001 में शुरू हुआ था वो बिला रोक टोक जारी है। ये सफर इस अज़्म का सफर भी है कि जो 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। ये सफर आम आदमी के लिए भी वक्फ है, जो खास से आम होने के मंत्र को सिर्फ बोलता ही नहीं बल्कि उसे जीता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनके आईनी ओहदे पर कौम की खिदमत के 24 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की पोस्ट को शेयर करते हुए वज़ीर दाखिला ने लिखा, 24 साल कौम और अवामी खिदमत के लिए वक्फ हैं। ये दिन पूरे मुल्क के लिए बहुत अहम है, जब एक कर्मयोगी जो बेलौस अवामी खिदमत के लिए वक्फ है ने आईनी हलफ लिया और लोगों के मसाइल को हल करना शुरू किया, उन्हें अपना समझकर, और ये मसाइल तारीख बन गए। इन 24 सालों में चाहे वो गुजरात के किसानों, खवातीन, सनत और तालीम को तब्दील कर रहा हो, या वज़ीर आज़म के तौर पर मुल्क की सलामती, गरीबों की फलाह बहबूद और पसमानदा, दलित और कबायली बिरादरियों समेत समाज के तमाम तबकात की तरक्की को यकीनी बनाना हो। पीएम मोदी ने साबित कर दिया है कि क़यादत कैसे लाखों लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर सकती है, जबकि विजन अवलीन तरजीह और विकसित भारत का मिशन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने आईनी ओहदे पर 24 साल मुकम्मल करके 25वें साल में दाखिल हो गए हैं। उन्होंने 2001 से 2014 तक गुजरात के वज़ीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दी और 2014 से वज़ीर आज़म के आईनी ओहदे पर फाइज हैं। इस मौके पर बीजेपी ने पीएम मोदी के दौर को बेहतरीन हुक्मरानी, तरक्की और शफाफियत की अलामत करार दिया है। साबिक़ मरकजी वज़ीर और बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने पीएम मोदी के कामों पर बात करते हुए कहा कि अपने दौर में पीएम मोदी ने हर तबके की तरक्की के लिए काम किया है। उनके खिदमत का सफ़र मेहनत व लगन, हुब्बुल वतनी और अवामी फलाह बहबूद की मिसाल है। जीएसटी में कमी की गई, लोगों के इनकम टैक्स को 12 लाख तक फ्री कर दिया गया, 4 करोड़ से अधिक देश के गरीबों को मकान मिल चुके हैं। भारत आज इलेक्ट्रॉनिक्स भी बनाता है मेड इन इंडिया, भारत आज एयरफोर्स के प्लेन भी बनाता है मेड इन इंडिया, और भारत में सेना की बड़ी बड़ी तोपें भी बनती है मेड इन इंडिया। तो ये है, और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अब 3री की ओर जा रही है। तो दुनिया भी भारत का लोहा मानती है। एक शांति स्थायी नेता के रूप में मोदी जी का सम्मान करती है, एक कर्मठ नेता, एक समर्पित नेता, एक प्रामाणिक जनसेवक नेता। और फिजिक्स के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया है। इस साल का फिजिक्स का नोबेल इनाम अमेरिका के जॉन क्लार्क, मिशेल देवोरे और मार्टिनेस को दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने मंगल को इसका ऐलान किया। ये इनाम इलेक्ट्रिक्स में बड़े पैमाने पर क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटिजेशन की दरियाफ्त के लिए दिया गया था। इस दरियाफ्त से क्वांटम टेक्नोलॉजी की मजीद तफहीम में मदद मिलेगी, बशमूल क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटर्स और क्वांटम सेंसर। 1901 से अब तक 118 साइंसदानों को फिजिक्स का नोबेल इनाम दिया जा चुका है। फातेह को 11 मिलियन स्वीडिश करोना, तकरीबन 10.3 करोड़ रुपए, एक गोल्ड मेडल और एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर एक से ज्यादा साइंसदान जीत जाते हैं तो इनामी रकम उनमें तकसीम की जाती है। अवार्ड्स 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम की 21वीं किस्त पेश की जारी की। उन्होंने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस्त जारी की। तकरीबन 171 करोड़ रुपए बराह रास्त तकरीबन 855
हजार किसानों की खातों में मुंतकिल किए गए, जिनमें 85,000 से ज़्यादा ख़वातीन किसान शामिल हैं। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में किसानों को अब तक कुल 4,520 करोड़ रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 5,100 मकानात की तामीर नौ के लिए 85 करोड़ रुपए की तजवीज़ को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मनरेगा के तहत 100 दिनों के बजाय 150 दिन की उजरत फराहम की जाएगी। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर एक बार फिर हमला हुआ है। इस बार बलूच मज़ाहमतकारों ने ट्रेन को निशाना बनाया। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा जाने वाली ट्रेन को सुल्तान कोट के करीब निशाना बनाया गया। यह कस्बा सिंध और बलूचिस्तान के सरहद पर वाक़ है। इससे कबल रवां साल मार्च में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर IED धमाके से हमला किया गया था। इस हमले में 6 बोगियां पटरी से उतर गई थी, जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। बलूच मज़ाहमतकार तंजीम बलूच रिपब्लिक गार्ड्स ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। एक बयान में बलूच रिपब्लिक गार्ड्स ने लिखा, ट्रेन पर हमला उस वक्त किया गया जब पाकिस्तानी फौज के अहलकार सवार थे। धमाके में पाकिस्तानी फौज के मुतादिद अहलकार हलाक और कुछ जख्मी हुए हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।